स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए आज हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज जो आपके सामने रख रहा हूं मैं ये वीडियो, इसमें सभी सेकंड पेपर के क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से संबंधित हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन सभी लिए गए हैं। 1 नंबर के प्रश्न है, सभी वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन सभी में वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा पदेन निदेशक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित किए गए हैं? जो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है उसके संचालन के लिए कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो सही जवाब होगा 2 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जो जिला चिकित्सालय होता है, ठीक है, जो जिला चिकित्सालय होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उसकी जो विशेषज्ञ समिति होती है उसका लीडर कौन होता है, नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो सही जवाब होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जो जिला चिकित्सालय होता है उसके जो जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर होते हैं, जो समिति वहाँ पर बनी होती है, उस समिति के नेतृत्वकर्ता सीएमओ अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहलाते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? हमें बताना है कि जो बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं वे कौन होते हैं, इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है? सही जवाब होगा जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। एक तो बच्चे सामान्य हो गए, लेकिन जो बच्चे उनसे भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, ठीक है, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। मतलब जो बच्चे सामान्य बच्चों से या तो बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो या तो बिल्कुल पिछड़े हुए होंगे उनसे, या फिर उनकी अपेक्षा मंदबुद्धि हो सकते हैं, या फिर जैसे कि उनकी अपेक्षा प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हो सकते हैं, वे सभी बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। आखिर शैक्षिक रूप से पिछड़ने का क्या कारण है? ठीक है, देखिए शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ कारण मानसिक रूप से बच्चे का कमज़ोर होना भी हो सकता है, या विद्यालय का कारण भी हो सकता है, और पारिवारिक कारण भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी कारण बच्चे के पिछड़ने का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया कि पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। अगर बच्चे के अंदर पिछड़ापन है शैक्षिक रूप से, तो हम उसके निवारण हेतु क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 उपाय के दिए गए हैं, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर में केवल 2 ही उपाय बहुत होते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पर, विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। ठीक है, बच्चों की योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, करिकुलम बनाया जाए और परामर्श समय पर बल दिया जाए। मतलब परामर्श भी बच्चों का किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की आपके सामने। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताता हूं कि आपको यहाँ पर अभी प्ले बटन पर, यहाँ पर आई बटन में एक लिंक शो हो रहा होगा। इस आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे इससे पहले वीडियो को सीन कर सकते हैं, जो इसका पहला पार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना नाम, शहर का नाम और सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज सकते हैं। वहाँ पर हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में ऐड करने के बाद में। ठीक है, कुछ वीडियोज़ का लिंक भी मैंने नीचे दिया है, उन सबको आप सीन कर सकते हो। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब लिखने के लिए नंबर 1 करके लिखेंगे, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जो बच्चे मुख्य धारा से अलग हैं और विशिष्ट प्रकार के हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे नंबर 2 में दिया कि बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो कमजोरियां छिपी हुई हैं उनको पहचान करके दूर करना। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को
प्राप्त करना। ठीक है, आगे जागरूकता की भावना का विकास करना। हमें केवल 2 पॉइंट लिखने होंगे, 1 नंबर हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष कौन सा है? तो 1995 समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? अच्छा प्रश्न, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था? तो सही जवाब होगा 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट की स्थापना की गई थी, अर्थात 1999 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स में लिखा है कि एससी और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराई जाए? तो धारा 15 के पैराग्राफ 4 में और धारा 45 तथा धारा 46 के तहत इन सब बातों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। आपको यहाँ पर बताना है समावेशी शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस एंड उसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी हम पॉइंट करके लिखेंगे, 2 पॉइंट लिख करके आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। नंबर 2, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 3, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। ये सब किसके द्वारा होता है? समावेशी शिक्षा के द्वारा होता है। यही इसकी महत्व है और यही इसकी आवश्यकताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते रहो मेरे साथ में, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जाइएगा। आपके एग्जाम्स 2 तारीख से होने हैं, 2 तारीख का ये आपका ये पेपर है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, रिवाइज करते रहें, बिल्कुल भी भटके नहीं, माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस मुक्त रखें और बस तैयारी करते रहें। देखिए, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का आपको संबंध बताना है, तो सही जवाब इस प्रकार से लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। EDSS का पूरा नाम बताइए, क्या है EDSS की फुल फॉर्म, और इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था EDSS को? ठीक है, चलिए बात करेंगे। देखिए, EDSS का पूरा नाम माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना है। इसका प्रारंभ सन 2009-10 में हुआ था। जो माध्यमिक लेवल है, सेकेंडरी लेवल में है ना, जो माध्यमिक स्तर दिया है उसमें निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना चलाई गई थी और ये 2009-10 में चलाई गई थी। यही EDSS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है। ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, इनका जो ईयर है वो याद रखना चाहिए आपको। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का वर्ष सन 1995 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई? अब एकीकृत शिक्षा के बारे में बताना है हमें कि ये प्रारंभ कब हुई थी। तो एकीकृत शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी यह 1974 में प्रारंभ की गई थी, इंटीग्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी को पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, एकीकृत शिक्षा तो हुई थी 74 में, परंतु इसकी जो शिक्षा परियोजना है उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ सन 1930 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? तो सही जवाब होगा समन्वित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न, राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? तो सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकलांग नीति सन 2006 में आई थी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रश्न दिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो समावेशी शिक्षा था, या सेकंड पेपर कहेंगे, द्वितीय पेपर कहेंगे। तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र के जो BTC सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए प्रश्न बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहिएगा। मैं आपको
फिर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने अच्छे मार्क्स ला करके परीक्षा को पास करें, ठीक है। और जल्द आप बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए एक शिक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में भर्ती होकर के अपने कर्तव्य को निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अनुमति। जय हिंद।